हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल अत्री एक बार फिर से सुपरनोवा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 हिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कॉम्पिटिटिव लेवल और क्लास हिस्ट्री ये 12th क्लास के लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें कि विजयनगर जो ये एक साउथ इंडियन स्टेट था पहले। जैसे ये हमारा है, तो यहाँ पे जो आज का कर्नाटक है उसकी जगह पे प्राचीन काल में, मतलब प्राचीन काल नहीं बोलेंगे इसको, 1500 के आसपास बोलेंगे, ये एक स्टेट था विजयनगर। तो इसके बारे में हमारे को आज इस चैप्टर में जानकारी लेनी है। तो इसकी राजधानी थी हम्पी। तो सबसे पहले ये जानना हमारे को पता कैसे चला कि ये 1500 के आसपास कोई राज्य था हम्पी। तो इसके लिए अलग अलग वो हुए क्या कि 1836 में, सबसे पहले नहीं 1836 में नहीं, 1815 में 1815 में एक आदमी था जिसका नाम था कोलिन मैकेंजी। क्या? कोलिन मैकेंजी। एक आदमी जिसका नाम था कोलिन मैकेंजी। ये क्या बना, ये था एक सर्वेयर। सर्वे क्या होता है? जो सर्वे करते हैं। इसने यहाँ पे जो हम्पी था, विजयनगर था, वहाँ के मंदिरों में से सर्वेक्षण स्टार्ट किया कि कुछ कुछ जानना स्टार्ट किया। तो उसने विरूपाक्ष, दो मंदिर है वहाँ पे, विरूपाक्ष और पंपा देवी, ये दो मंदिर है जो इनके पुरोहित है ना, उनसे इसने जानकारी प्राप्त की कि कैसे क्या था पहले, अब क्या है। तो वहां से इसको एक थोड़ा सा आइडिया मिला इसका। तो इससे आगे 1836 में एक और नाम आता है अलेक्जेंडर। इसने भी क्या किया था, इसने जो वहां के मंदिरों से जो और अन्य अभिलेख थे वो जुटाए। क्या क्या? अभिलेख इसने फाइंड आउट किए, वहां से प्राप्त किए। इनके चलते और काम 1876 आ गया, 1876। एक जे फिलिप नाम का एक नाम का आदमी था। उसने इसकी और अधिक जानकारी प्राप्त की। और अधिक क्या क्या जानकारी प्राप्त की? उसके जो मंदिरों पे जो चित्र थे या अभिलेख थे उनको पढ़ा और उनके बारे में अलग अलग जानकारी निकाली। तो ये सभी जानकारी मिलने के बाद 1902 में एक नाम आता है जॉन मार्शल। इसने इस काम को पूरा किया। तो कंप्लीट काम किसने किया? जॉन मार्शल ने। स्टार्ट किसने किया था? कोलिन मैकेंजी ने। और जॉन मार्शल ने इसको कंप्लीट किया। तो इसने इसको कंप्लीट किया। तो अब ये काम अब हमारे सामने आ चुका था कि विजयनगर एक साम्राज्य है। तो इसको जो 1976 में क्या ले दिया? राष्ट्रीय धरोहर मान लिया। राष्ट्रीय धरोहर कि ऐसे ऐसे एक प्राचीन राज्य है जो हम्पी है, विजयनगर है, उसको एक राष्ट्रीय धरोहर मान लिया कि ये राष्ट्र की संपत्ति है। अब 1976 में माना, तो 1986 में इसको यूनेस्को में शामिल किया। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को एक ये मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है या ओल्ड प्लेसेस है उनकी एक लिस्ट रखता है। तो उसमें यूनेस्को को इसमें शामिल कर दिया। तो ये हमारे सामने अब भी सामने आया, विजयनगर सामने आया। कैसे? स्टार्टिंग में 1815 में कोलिन मैकेंजी क्या विरूपाक्ष और पंपा देवी के जो मंदिर थे उनसे उसने जानकारी प्राप्त की, पुरोहितों से, जो वहां पे पंडित है या जो भी कुछ पुजारी, उनसे जानकारी प्राप्त की। 1836 में अलेक्जेंडर गेनजी था इसका पूरा, अलेक्जेंडर गेनजी। इससे इसने जानकारी क्या प्राप्त की? इसने जो अभिलेख थे, अभिलेख क्या होते हैं कि जो दीवारों पे कुछ लिखवा देते हैं, उससे जानकारी। जे फिलिप ने क्या किया कि अभिलेख, चित्र और
पुरोहितों से सभी से जानकारी प्राप्त की। अंत में जॉन मार्शल ने 1902 में ये काम को कंप्लीट किया और 1976 में जो सरकार थी उसने भी ये मान लिया कि एक राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्र की एक संपत्ति। 1986 में यूनेस्को ने इसको अपनी लिस्ट में शामिल कर दिया। तो ये हमारे सामने आया हम्पी का एक चित्र कि कैसे हम्पी विजयनगर था उससे ये उभरा। एक बार आप इसको नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि स्टार्टिंग से विजयनगर कैसा था, कि कैसे था, कब बना, कैसे बना। तो जो दक्षिण भारत में दो भाई रहते थे, दक्षिण भारत का एक राजा था, उसका नाम कामपिली सॉरी, एक राजा मतलब कि स्टेट का एक नाम है। इसके जो शासक के दरबार में दो भाई थे, एक तो हरिहर राय और बुक्का राय, ये नौकरी करते थे वहां। तो क्या हुआ कि 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया। यहाँ पे आक्रमण करके इन दोनों भाइयों को बंदी बना लिया। किसको? हरिहर राय और बुक्का राय को बंदी बना लिया। तो बंदी बनाने के बाद इनको दिल्ली ले गया। कहाँ पे? दिल्ली, क्योंकि दिल्ली सल्तनत से राज चलता था तो वहां पे। और इनको क्या कर दिया? जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। ये हिंदू थे तो इनको मुसलमान बना दिया। तो अब क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि यहाँ पे विद्रोह हो गया। कहाँ पे? कामपिली में विद्रोह हो गया। तो उसको दबाने के लिए क्या किया? जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने इन दोनों भाइयों को भेज दिया। किसको? हरिहर राय को और बुक्का राय को, कि इस विद्रोह को नष्ट करो, इन लोगों को डरा के या कुछ भी करके इनको समाप्त करो। तो कामपिली में ये गए तो वहां पे ये अपने गुरु से मिल गए। इसका गुरु का नाम था विद्यारण्य इनके गुरु का नाम था। तो उन्होंने इसके कहा कि तुम वापस हिंदू धर्म में आ जाओ, मुस्लिम धर्म को त्याग दो। तो इन्होंने वहां पे अपने गुरु की बात मान के मुस्लिम धर्म को त्याग के वापस से इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। अब हिंदू धर्म अपना लिया तो इन्होंने एक नया राष्ट्र, हिंदू में बड़े एक नए राष्ट्र का निर्माण किया जिसका नाम रखा इन्होंने विजयनगर की इन्होंने स्थापना की। कब? 1336। और विजयनगर का अर्थ है विजयों का शहर, ये नाम इन्होंने अपने गुरु के नाम पे दिया था इसको, विजयनगर, विजयों का शहर। 1336 में इसको बनाया और हम्पी को इसकी राजधानी बनाया। अब इसकी थोड़ी जियोग्राफिकल कंडीशन देख लेते हैं। कहाँ पे? ये एक नदी हमारे दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के ये किनारे बसा हुआ है। बहुत अच्छा क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि नदियों के पास है। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी जो स्थापना की, विजयनगर स्थापना की। जो पहला राजा बना वो बना था हरिहर राय। अब इनके हम वंश पढ़ेंगे। इसमें चार वंश इनके मैन हैं जो हमें पढ़ेंगे। तो आप इसको नोट करें एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो इनका पहला वंश चला, चार वंश इनमें, एक तो संगम, सुलू, और है अराविड। ये इनकी जो चली थी 1336 में तो स्टार्ट किया, 1674 तक चला था इनका काम। तो स्टार्टिंग की 1336 से। तो स्टार्टिंग में संगम वंश आया कि ना 1336 से ये चला था, 1336 से चल के ये चला था 1485 तक चला। तो कौन कौन से राजा है इसमें? तो फर्स्ट राजा है हरिहर राय,
हरिहर प्रथम भी बोलते हैं इसको। तो ये पहला राजा बना 1336 में, और कब तक रहा ये 56 तक रहा। तो 1336 से लेके 1556 तक रहा। इन्होंने मेन काम क्या किया कि ये एक तो सैनिक शक्ति, इन्होंने सेना को बढ़ाया। दूसरा, कृषि को ज्यादा बढ़ावा दिया, प्रोत्साहन दिया कृषि को, और सिंचाई के लिए इसने काम किया। इसके 3 काम क्या क्या थे? सेना को मजबूत बनाया, कृषि को प्रोत्साहन दिया, और सिंचाई को अधिक अच्छा बनाया, सिंचाई के साधनों की व्यवस्था की। इसके बाद जो दूसरा राजा है वो है इसका भाई, क्या था? बुक्का राय। क्या नाम था? बुक्का राय। उससे पहले थोड़ा क्या होता है कि 1347 में एक नया राज्य बन जाता है इनके आसपास, बहमनी। इसके साथ इसकी बहुत दुश्मनी चलेगी आगे। कैसे चलेगी कि जो अब बुक्का राय शासक बना 56 में, 1356 में वो शासक बना और चला 1377 तक। इसका जो मेन काम है इसमें क्या था कि जैसे ये था बहमनी, ये हो गया विजयनगर आपका, ये बहमनी, इनके बीच में एक जमीन थी। जमीन क्या थी? यहाँ से तुंगभद्रा नदी थी और ये कृष्णा नदी थी। इनके बीच में जो नदियों के बीच की जगह बोलते हैं उसको बोलते हैं दोआब। क्या? दोआब। ये था रायचूर दोआब। इसके लिए इनके बीच में इतने संघर्ष होंगे कि बहुत स्टार्टिंग से लेकर अंत तक इसके लिए संघर्ष चलेगा। क्यों इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्यों इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ही, जो दोआब होता है बहुत उपजाऊ होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो दोआब में जो मिट्टी होती है ना, नदियों के द्वारा लाई गई होती है, और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। तो इसके लिए इनके बीच में लड़ाई हुई। बुक्का राय और बहमनी के शासक की लगातार लड़ाई चलती है, कोई नहीं जीता। कभी वो अधिकार कर लेता उस पर, कभी वो। अच्छा, दूसरा इसने क्या किया? श्रीलंका से दोस्ती कर ली। श्रीलंका से दोस्ती, मित्रता कर ली। अब श्रीलंका से मित्रता होने पे ये थोड़ा इसकी पावर बढ़ जाती है, और पावर बढ़ने के बाद ये थोड़ा ज्यादा ताकतवर हो जाता है। अब बहमनी वाले इससे डरने लगे थोड़े। तो यही इसके मेन काम थे। अच्छा, दूसरा क्या? इसने मंदिर बनवाए थे, मंदिर निर्माण करवाए, और ये धर्म के मामले में निरपेक्ष था। निरपेक्ष क्या होता? जो किसी के पक्ष में हो। आप हिंदू था धर्म से, और बाकी को कहा कि जो कोई भी अपना धर्म अपनाना चाहे उसको अपना सकता है। तो ये कहानी थी हरिहर राय और बुक्का राय। एक बार इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा राजा था वो आता हरिहर सेकंड। क्या? हरिहर सेकंड। ये अपने नाम ऐसे ही रखते थे कि हरिहर प्रथम, सेकंड। तो दूसरा जो तीसरा राजा आया हरिहर सेकंड। तो ये कब से कब चला? वो कब तक चला था? वो चला था 1977, 1377 से आगे चला। ये कितने तक चला? 1405 इस तक चला। तो इसने क्या किया? एक तो पहले इसने महाराजा धीराज ये उपाधि धारण की कि मैं सबसे बड़ा राजा हूं। दूसरा, इसने जो 2-3 राज्यों पे कब्जा किया था, एक तो मैसूर, दूसरा कांचीपुरम। कांचीपुरम और मैसूर पे इसने अपना जो अधिकार था वो स्थापित कर लिया। वहां पे जिसका भी राज था उसको हरा के भी दिया। दूसरा, जो बहमनी से इसे गोवा और चोल को छीन लिया। गोवा जो आज है, एक चोल, ये 2 राज्य किसके थे? बहमनी के। युद्ध करके उससे ये छीन लिए, बहमनी और चोल से छीन लिए। तो आगे क्या है? और इसकी एक और खास बात थी, ये शिव का भक्त था। शिव भक्त था, बाकी धर्मों के मामले में निरपेक्ष था, पर शिव का भक्त था। शिव को उस टाइम पे विरूपाक्ष कहते थे।
विरूपाक्ष मंदिर आया था पहले भी, विरूपाक्ष बोलते थे शिव को। तो ये इसकी थी जो उपाध्याय थी। इससे आगे जो आता है फिर ये थर्ड था। फोर्थ जो इनका राजा था वो आता है देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट काफी अच्छा शासक था। उसने क्या किया कि ईरान से घुड़सवार मंगाए। ईरान एक देश था, वहां से घोड़े मंगाए और घुड़सवार। घोड़ों की जो सेना थी उसको उसने प्रोत्साहन दिया कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में घुड़सवार होने चाहिए सेना में। दूसरा, इसका जो बहमनी का एक राजा था फिरोज शाह, उससे लगातार इसका युद्ध चलता रहा। पहले युद्ध किया रायचूर दोआब को लेके, उसमें हार गए। फिर लगातार उस पे आक्रमण करता रहा और आखिर में ये जीत जाता है। 1420 में नहीं, ये आखिर में उससे जीत जाता है फिरोज शाह से। तो और क्या क्या काम किए इसने किया, एक तो सिंचाई साधनों का इसने सिंचाई की व्यवस्था करवाई थी, कृषि को प्रोत्साहन दिया और सिंचाई की व्यवस्था करवाई। और उससे आगे जो एक 1420 में यात्री आता है इटली का निकालो दा कांची। ये इटली का यात्री था, बाहर घूमने आता है। तो उस टाइम पे उसका यहाँ का ये राजा था कौन, देवराय फर्स्ट। तो ये इसको भारत का सबसे बड़ा शासक बताता है, इसको देवराय फर्स्ट कौन, निकालो दे कांची। एक बार इसको आप नोट करें, फिर हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। पहले ना आप इनको समझा करो, बाद में इनको नोट करना। जब मैं बोलूँ ना नोट करने को, तभी आप इसको नोट करना, नहीं तो ये आपको लर्न नहीं होगा अच्छे तरीके से। आप इसको 2 या 3 बार देख लेना, ये अच्छे से लर्न हो जाएगा। उसके बाद आता है इनका सबसे महान शासक देवराय सेकंड। देवराय जो सेकंड है वो सबसे महान शासक है संगम वंश का। संगम वंश चल रहा अभी तक सबसे महान शासक है संगम वंश का कौन, देवराय सेकंड। तो इसने क्या क्या किया है, तो सेना का आधुनिकीकरण किया, सेना को आधुनिक मॉडर्न बना दिया। सेना का आधुनिकीकरण किया, साम्राज्य को और बढ़ाया। क्या किया, साम्राज्य विस्तार, अपने साम्राज्य की सीमा को और बढ़ाया। आगे और इसने क्या किया, रायचूर पर इसने कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, रायचूर दोआब था उस पर इसने अधिकार कर लिया। अभी तक उसके लिए संघर्ष कर रहे थे सभी, पर अब इसने क्या कर लिया, उस पर अधिकार किया। एक इसके राज्य में एक आता है फारस का एक यात्री था अब्दुल रज्जाक। वो इसके समय के बारे में हमें जानकारी देता अपनी बुक्स में। तो ये देवराय सेकंड था, ये इनका सबसे बड़ा शासक था। तो उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट शासक होते हैं, ये 2 होते हैं, ये 4th था, 5th था, 6th और 7th। इन्होंने कुछ नहीं किया, ये विजय द्वितीय, इनके सिर्फ नाम पड़ गए, विजय सेकंड और 7th विरूपाक्ष। इसको 1485 इसको मार के जो सेकंड वंश वाले आए वो इसको मार के आएंगे। तो जो सुलू वंश आएगा वो इसको मार के आएगा, क्योंकि क्या हो गया कि ये अयोग्य शासक थे, इनको राज चलाने के बारे में कुछ नहीं पता था।
तो आगे आता है नरसिंह नाम का व्यक्ति आता जो इसका सेनापति था, उसने इसको मार के खुद को इसकी गद्दी पे बैठा दिया। तो यहाँ तक हमारा जो संगम वंश था वो कंप्लीट हो चुका है। तो कौन कौन से 5 शासक है एक बार देख लेते हैं। पहला हरिहर, हरिहर बुक्का या सेकंड बोल सकते हैं। दूसरा बुक्का, राय लगाती है उनके पास। तीसरा क्या था, तीसरा था हरिहर सेकंड। उसके बाद आया देवराय प्रथम, देवराय सेकंड, और जो 6 पे ये विजय सेकंड और विरूपाक्ष। 1485 आ गया, संगम वंश का अंत होगा और जो दूसरा वंश चलेगा उसकी शुरुआत होगी। तो एक बार आप इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने ये नोट कर लिया होगा और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो दूसरा वंश है सुलू वंश, ये 1485 से चला 1505, बहुत ही कम टाइम लिया इन्होंने, 15 और 5 20 साल ही चलाई। तो इन्होंने क्या किया कि जो जिसने विरूपाक्ष था लास्ट शासक, विरूपाक्ष को मार के जो नरसिंह था इनका, नरसिंह ने अपना राज्य स्थापित कर दिया। कब? 1485 ये राजा बन गया और ये रहा 5 साल राजा, 1490 तक इन्होंने राज किया। और इन्होंने कुछ खास काम किया नहीं, बस अपनी सेना को बढ़ाया। तो नरसिंह के बाद जो इनका सेकंड राजा आता है, सेकंड राजा आता है वो है वीर नरसिंह, क्या नहीं नरसा नायक, क्या नरसा नायक, नरसा नायक। इस वंश का सबसे इंपोर्टेंट शासक यही है, नरसा नायक। क्या क्या कहा से 1490 से 1503 तक इसने काम किया, 1503 तक इसने काम किया। इसके शासन में थोड़े इसने क्या किया था कि जो छोटे छोटे स्टेट थे, चोल, चेर, पांड्य, ये 3 स्टेट थे, इनको क्या करके इनको हटा के, इनको मतलब पराजित करके अपने में मिला दिया, शामिल कर दिया। तो इसका मेन काम यही था। जो सुलू वंश है इसमें बहुत ही थोड़ा टाइम पीरियड काटा है, इसका कोई इंपोर्टेंट रिसर्च रोल नहीं है। तो इनके ये 2 काम था, क्या विरूपाक्ष को मार के ये नरसा बना और नरसा नायक इसकी मृत्यु हो गई, इसके बाद ये बन गया। तो इनका जो थर्ड शासन है वो है इमादी नरसा, इमादी नरसिंह, इमादी नरसिंह। इसने कुछ नहीं किया, 2 साल अपना राज किया, 1503 से 1505, और कुछ नहीं किया 2 साल में ये 3 के शुरू वंश। अब इसको मार के विरूपाक्ष बनेगा जो थर्ड वंश का स्टार्ट हुआ, क्या सुलू वंश। तो इसको एक बार नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा थर्ड वंश आता है तुलु वंश, जो इनका सबसे महत्वपूर्ण वंश है, ज्यादातर क्वेश्चन भी इसी से बनते हैं। तो क्या था कि जो इमादी नरसिंह था उसको हटा के इनका फर्स्ट राजा बना विरूपाक्ष, विरूपाक्ष नरसिंह। विरूपाक्ष कहीं पे वीर नरसिंह भी लिखा जाता है। ये बना 1505, इन्होंने 4 साल राज किया, 9 तक, 1505 से 1509 तक इन्होंने राज किया। तो इस अपने राज में क्या क्या किया, इसने किसानों के लिए बड़े फायदे का काम किया, किसान हित के काम किए।
क्या क्या सिंचाई की व्यवस्था की, कर हटा दिए, इसमें कर हटा दिए। और इसके जो टाइम में था विदेशी आक्रमण होते, क्योंकि 1500 के आसपास जो पुर्तगाल के लोग थे वो आ गए थे, विदेशी आक्रमणों से इसने अपनी रक्षा की। 1509 में इसकी मृत्यु हो गई। और अब इनके बाद इनका सबसे बड़ा शासक आएगा, पूरे जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक है जो मैं कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय इनका सबसे बड़ा शासक हुआ है। और ये कब से कब 1509 से 1529। आप अपने आप देख के कहते हो ये कितना बड़ा शासक था, क्योंकि इन्होंने 20 साल राज किया, पर 20 साल में इतना काम किया इसने कि इसका जो राजा बनते क्या हुआ, जो सबसे बड़ी कठिनाई थी इसके सामने, कठिनाई कुछ समस्याएं थी। कौन कौन सी? एक तो जो इसके अधीन जो प्रांत थे वो स्वतंत्र होने लगे, प्रांत जो इसके अधीन थे वो स्वतंत्र होने। दूसरा, बहमनी से इसकी लगातार लड़ाई चलती रही, बहमनी से इसकी लगातार लड़ाई चलती रही। दूसरा, उड़ीसा से इसके, उड़ीसा के शासक ने इस पे आक्रमण करते। तो आप सोच सकते हो किस स्थिति में ये राजा बड़ा हुआ। तो एक बार इसको नोट करें, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जो कृष्णदेव राय था वो एक बहुत ही अच्छा दिमाग वाला राजा था, वो इन सभी को कैसे हैंडल करेगा हम ये देखेंगे। तो कृष्णदेव राय ने क्या क्या उसकी क्वालिटी थी। तो सबसे पहले जो मैं लिखूं कृष्णदेव राय, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से बनते हैं, 1509 से 1529। तो क्या क्या इसकी खास बात थी? सबसे पहले क्या था, एक महान शासक था, महान योद्धा था, वह सेनानी। ये आप देखेंगे कि इसने कितने जो युद्ध किए, कैसे था ये महान योद्धा था, खुद अपने युद्ध करता था, खुद अपनी रणनीति बनाता था और अपनी सेना का वो ध्यान रखता था। इसलिए जो इसके सैनिक थे इसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार रहते थे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो बहमनी था ना, बहमनी का शासक था मोहम्मद शाह, अहमद शाह, अहमद शाह, अहमद शाह। और एक और नाम आता है, वो आता है क्या था, एक बीजापुर नाम की जगह है, ये इसके आसपास की स्टेट है, उसका है यूसुफ, यूसुफ आदि। इन दोनों ने मिलकर 1510 में कृष्णदेव राय पे आक्रमण कर दिया। इन दोनों ने मिलकर, किसने? बहमनी के राजा अहमद शाह ने और बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल ने मिलकर इन दोनों पर आक्रमण कर दिया 1510 में। धोनी नाम की एक जगह थी, और जो कृष्णदेव राय था वो बहुत चतुर शासक था, उसने बहुत जोर से इनका जो इनसे लड़ाई की और इन दोनों को हरा दिया, इन दोनों को हरा दिया। उससे पहले क्या हुआ कि जो एक उड़ीसा का राजा था रुद्र, शासक या राजा रुद्र, उसने क्या किया, इसके दो प्रांत थे जो कृष्णदेव राय के थे, दो प्रांत इससे छीन लिया, आक्रमण करके कब्जा कर लिया। दो प्रांत पे कौन कौन से राजे थे? ये थे उदयगिरी और दूसरा स्टेट थी जो हमारी टोंडविल्लु। जो ये दो स्टेट थे इन पे उसने जोधा कब्जा कर लिया। अब 1510 में इसने इनको हराया, तो 1512 में इसने दोबारा बीजापुर पे आक्रमण किया। कृष्णदेव राय ने बीजापुर पे आक्रमण किया।
उसके जो दो, इसने क्या किया, दो जो इम्पोर्टेंट थे दोआब, एक तो गुलबर्गा दोआब और एक रायचूर दोआब, ये दोनों उससे छीन लिए। क्या किया, ये दोनों उससे छीन लिए। कब? 1512 में उस पे आक्रमण करके। अब ये सिचुएशन हो गई हमारी। तो उससे आगे क्या आता है, अभी एक बार इसको नोट करें फिर आगे चलो। अब 1514 में, कब? 1514 में इसने उड़ीसा के शासक पे हमला किया। किस पे? उड़ीसा। जिसने ये जो रुद्र शासक था, जिसने उदयगिरी छीना था, उस पे आक्रमण करके जो उदयगिरी था वो वापस छीन लिया। उदयगिरी को वापस ले लिया, बट वो इसको नहीं ले पाया, कौन बिंदु को वापस से नहीं ले पाया। तो यहाँ तक की कहानी ये है। तो इसी बीच ये उड़ीसा से लड़ाई में व्यस्त था। तो इसी बीच ये लड़ाई में व्यस्त था। एक बार इसको नोट करें, फिर मैं इसको और डिटेल करूंगा, फिर आगे इसको समझाऊंगा। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसके आगे चलते हैं। जब ये बीजापुर से लड़ाई कर रहा था तो इसका एक शासक था उमातुर। क्या था? उमातुर। उमातुर एक जगह है, उसका शासक था गंगा राय। उसने क्या क्या कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। पहले वो इसके अंडर था, काम करता था, और उसने अब क्या बोला कि मैं अपना एक अलग राज्य हूँ। उसने एक तो शिवन समुद्रम जगह, और एक थी श्रृंगापट्टम। ये दो जगह है पे अपने किले बना दिए। तो कृष्णदेवराय ने क्या किया, 1 बाय 1 इन दोनों को जीत लिया। इसको भी जीत लिया और इसको जीत लिया। जो गंगा राय था वो वहां से भाग गया, और भागते भागते वो कावेरी नदी में जाके गिर गया। और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। अब इससे आगे क्या आता है, एक आता है गोलकुंडा। क्या आता है? गोलकुंडा से 1514 में लड़ाई करके इसने उसके 2 स्टेट जीते थे। वो स्टेट थे, एक तो पंगल और दूसरी स्टेट थी मैसूर। ये 2 स्टेट उसे छीने। ये इसके युद्धों का वो ब्यौरा है, किसने कितने युद्ध लिखे। और 1520 में इसने एक बार फिर से उड़ीसा से भी युद्ध लड़ा, 1520 में। तो इसकी जो पूरी लाइफ है युद्धों से भरी हुई है, और ये बहुत ही तगड़ा शासक था जिसने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, और विजयनगर को एक बहुत बड़ा साम्राज्य इसने बना दिया। उसके अलावा ये क्या क्या था, ये एक अच्छा प्रशासक भी था। क्या था? प्रशासक, मतलब ये अच्छी तरीके से राज करना जानता था। क्या क्या प्रशासक की बात थी, ये जनता को ये मानता था कि जनता की भलाई में सभी की भलाई है, जनता को अच्छे से रखता था। उनको जो निष्पक्ष न्याय करता था, कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था। तीसरा, न्यायिकों पर प्रतिबंध। न्याय क्या होता है कि जैसे अधिकारी है ना आज के टाइम पे, उसके टाइम पे अधिकारी को न्याय को बोला जाता कि वो नायक जो थे जनता पर अत्याचार न करे, इसलिए उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रतिबंध लगाया जाता था। धर्म के मामले में निष्पक्ष था, कि कोई किसी को धर्मनिरपेक्ष था, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। 5वां क्या था कि ये बहुत बड़ा दानी था, इसने बहुत सारे दान दिए थे, कि कहीं पे मंदिर बनवाना है या और कुछ बनवाना है वो। तो इसके टाइम पे था पुर्तगाल का यात्री, क्या? डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस नाम का एक यात्री इसके दरबार में आया था। उसी ने इसके बारे में जानकारी दी थी, ऐसा शासक है, ऐसे ऐसे तरीके से काम करता है और इतना बड़ा प्रतापी रहता है। तीसरा, कला क्या थी कि अब कला और संस्कृति को भी बढ़ावा देता था। इसने खुद भी एक किताब लिखी है जिसका नाम है अमुक्त मालक।
अमुक्त मलयन, ये इसकी खुद की किताब है। अच्छा, गोपुरम नाम का इसने एक मंदिर बनवाया था, गोपुरम नाम का मंदिर बनवाया। थर्ड क्या है? थर्ड इसने एक नगर बसाया था अपनी माँ के नाम पे, उसका नाम था नंगलपुरम। नंगलपुरम, नंगलपुरम नाम का एक नगर इसने बसाया था। तो ये इसकी कला में और संस्कृति में आती है। तो ये अब हमने तीन पढ़ लिए। एक तो ये कैसा शासक था, सेनानी था, योद्धा था, प्रशासक और कला, कला के बारे में ये क्या ये इसके राज्य में हुआ था। 1529 में इसकी मृत्यु हुई। तो इसके बाद जो इसके अधिकारी आए वो बहुत ही नालायक थे और निकम्मे थे। एक बार आप इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो इसके उत्तराधिकारी थे, एक तो था अच्युत राय। अच्युत राय, इसने राज किया 1529 से 1542। दूसरा सदाशिव राय, ये सभी अपने आप को राय बोलते हैं। राय का मतलब क्या होता है? राजा होता है। जो विजयनगर है उसमें राय को क्या बोला जाता है? राजा। तो ये 1542 से 1570 ये अयोग्य शासक थे। अयोग्य मतलब जिनको कुछ पता ना हो, निकम्मे, आलसी, ऐसे शासक थे। तो क्या हुआ कि जो राजे थे अलग, बहमनी, बिदर नहीं यार, बिदर, गोलकुंडा, बरार, गोलकुंडा, बीजापुर, और क्या था? बहमनी, बिदर, गोलकुंडा, अहमदनगर। इन पांचों ने मिलकर, किसने? इन पांचों ने मिलकर किस पे? 65, एक जगह का नाम आता है राक्षसी तांडवी, या दूसरा इसका नाम होता है तालीकोटा। राक्षसी तांडवी या तालीकोटा, इस जगह पे इन पांचों ने मिलकर विजयनगर के जो शासक था सदाशिव राय, इसका जो मंत्री था वो राम राय था। राम राय और सदाशिव राय के पर आक्रमण कर दिया और इसमें जो विजयनगर था वो बुरी तरह आ गया। नगर हार गया, बुरी तरह आ गया, जो कि इसकी आक्रमण का कारण भी बनेगा। विजयनगर बुरी तरह आया इसमें और इन्होंने मिलकर इस पे आक्रमण किया। यहाँ तक इसको नोट करें। फिर इसके बाद 1570 तक यही शासक बना। इसके बाद जो दूसरा वंश आएगा, फोर्थ वंश इसका स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या था कि जो सदाशिव राय के हार जाने के बाद अब तिरुमल नया शासक बनेगा। तिरुमल, जो कि राम राय का भाई था, जो उसका सेनापति था राम राय का भाई था। राम राय का भाई था। इसने अराविडु वंश की स्थापना की। तो इसने अपनी राजधानी बदल दी, पेनकुंडा बना दी। क्या बना दी? पेनकुंडा। पेनकुंडा या पेनकुंडा भी लिखा जाता है। पेनकुंडा को अपनी राजधानी बना। इसके बाद एक शासक आया वेंकट राय। वेंकट राय ने क्या कब से कब तक शासन किया? इसने शासन किया 1586 से 1616। 1586 से 1616, कहीं पे 14 भी मिल जाता है, 1614। तो इसने चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाया, चंद्रगिरी। और यही अराविडु का सबसे बड़ा शासक भी था, बड़ा। इन्होंने कुछ ज्यादा काम किया नहीं, इन्होंने बस यही काम किया कि अपनी राजधानी बदल ली, आराम से टाइम काट रहे हैं।
उसके बाद जो इनका लास्ट शासक आता हुआ आता है श्रीरंगा थर्ड। इसने जो राज किया 1614 से 1674 तक इसने राज किया। और जो लास्ट लड़ाई थी इनकी, इसमें अंतिम में इसका खत्म करके 1614 में विजयनगर का जो अंत हो गया। तो हमने अब ये 1 बाय 1 चारों वंश हमने पढ़ लिए। कौन से? पहले में संगम, दूसरा सुलूभ, तीसरा तुलूभ, चौथा अरावली। तो सुलूभ वंश भी पढ़ा हमने डिटेल से, तुलूभी और अरावली। ये इसके चार वंश थे, कैसे बना ये, कैसे इसका अंत हुआ। तो अभी थोड़ा इसके हम देखें तो इसके पतन के क्या क्या कारण थे, कि जो विजयनगर इतना बड़ा साम्राज्य था, जिसने कृष्ण देव राय ने इतने अच्छे काम किए, इतनी लड़ाई जीती, वो फिर भी कैसे उसका अंत हो गया। तो पतन के कारण सबसे पहला कारण क्या था कि जो केंद्र सरकार थी इसकी दुर्बल हो गई। जो मतलब ऊपर जो राजा थे वो दुर्बल हो गए। दुर्बल मतलब कमजोर हो गए। दूसरा इसका कारण बना क्या, जो उसके उत्तराधिकारी थे, जो आगे आने वाले शासक हुए, वो कमजोर थे। क्या थे? कमजोर, दुर्बल भी बोल सकते हो। तीसरा इसका कारण था कि अलग अलग राजवंश हुए। आप इनको डिटेल से लिखना, जब ये पेपर में आएगा इनके बारे में 2-2 लाइन लिखना। अलग अलग राजवंश की हमने पढ़ा कि 4 वंश हुए इसमें बात, सुलू, तुलू, कोई किसी को, जो सा भी वंश कमजोर होता दूसरे वाला उसको मार के अपने आप बढ़ जाता। तो अलग अलग राजवंश होने का ये कमजोर होने का इनका कारण था, जो इनके पतन का कारण था। तीसरा क्या था? विलासी जीवन, कि जो राजा थे वो विलास में अपना सारा धन नष्ट कर देते थे, विलासी जीवन व्यतीत करते थे और अपना सारा जो धन था वो वेस्ट कर दिया। सेना, निर्बल हो गई इनकी सेना। अब सेना को कुछ नहीं मिलेगा तो वो सेना कैसी हो जाएगी? कमजोर हो गई। क्या होगी? कमजोर हो जाएगी। 6 नंबर पे हम लिखेंगे, बैरनी से इनके लगातार युद्ध चलते रहे। बैरनी जो साम्राज्य था, युद्ध होते रहे, संघर्ष बोल सकते हो, लगातार इसके संघर्ष। तो जो ये मेन संघर्ष का क्या कारण था, वो था इनका तालीकोटा युद्ध, राक्षसी अंगड़ी। उसमें तो ये खत्म ही हो गया। कब? 1565 में। तो ये इनके पतन के कारण है। अभी ये पूरा चैप्टर हुआ नहीं है, बट ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा कि कैसे हमारे सामने एमपी आया, उसके बाद चारों वंश और इनके पतन का कारण था, क्या क्या कारण थे। तो अब हमने ये अच्छे से पढ़ाया है। अब आपके पास ये रिकॉर्डिंग में वीडियो रहने वाली है, आप इसको 2 या 3 बार देखोगे तो ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री एक स्टोरी टाइप है। आप इसको स्टोरी की तरह समझोगे तो ये तभी आपको याद होगी। अगर आप इसको रटने की कोशिश करोगे तो ये आपको याद नहीं होगी। तो इनको स्टेप बाय स्टेप किसके बाद क्या आया, डेट ऐसे याद नहीं होती है। डेट आपको तब याद होगी तब आप उनको बार बार पढ़ोगे। तो इनको बार बार पढ़ते रहो, 2 या 3 बार। स्टोरी पढ़ने में मजा आता ना, वही हिस्ट्री पढ़ने में मजा आता, क्योंकि पूरी की पूरी स्टोरी होती है। तो आप इनको कंप्लीट करें और आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर क्यों करें? क्योंकि जो बाकी बच्चे हैं वो भी इसका बेनिफिट ले सके। अब आपने तो यहाँ से पढ़ लिया, बाकी बच्चे क्या करेंगे? उनको भी तो अच्छे से पढ़ना ना। तो अपने फ्रेंड्स के पास इनको शेयर करो ताकि वो भी आपको अच्छे से इसको कर सकें। थैंक यू।